तो स्टूडेंट्स, आई एम स्टार्टिंग टुडे। तो मैं सबसे पहले जो है थोड़ा सा पार्ट वेव्स का है। वेव्स में एक तो आप देखोगे वेव्स में बीट्स में yesterday I had told you one thing, and beyond that, note down one more thing. You write it. If the question is asked, the statement that I'm giving you is the correct option. You write the frequency of oscillation of amplitude is twice the I'm sorry, मैं उल्टा बोल गया. The frequency of oscillation of the amplitude is half the beat frequency. क्योंकि होता क्या है कि एम्पलीट्यूड एक बार मैक्सिमम होगा, और जब निगेटिव में भी मैक्सिमम होगा तो हम बोलेंगे ये एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन की वन साइकिल है. ये ना एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन की दिस इज वन साइकिल, बट इसमें दो बीट्स प्रोड्यूस हुई होंगी. एम्पलीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और इंटेंसिटी यहाँ पे भी मैक्सिमम होगी, राइट. तो दैट मीन्स कि जो है कि एक एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन की एक साइकिल में बीट की दो साइकिल्स कंप्लीट होती हैं. ठीक है ना, बीट की दो साइकिल्स कंप्लीट होंगी, राइट. देन यू विल से कि देन यू विल से अब आप उसमें आ जाओ स्टेशनरी वेव्स में. Sometimes they ask you the question related to the stationary wave which is based only upon the equation. तो इक्वेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन होता है दैट इज व्हाट कि y इक्वल्स टू 2a sin 2 pi x upon lambda into cos of 2 pi t over t. Look at this carefully. 2 pi x over lambda cos of 2 pi t over t. तो जो स्टेशनरी वेव है उसकी इक्वेशन में ये दोनों टर्म्स साइन के हो सकते हैं, दोनों कॉस के हो सकते हैं. एक साइन का, ये कॉस का, ये साइन का, ये कॉस का, वो कुछ भी हो सकता है. और ये टर्म 2a साइन 2 पाई एक्स ओवर लेमडा 2 पाई ओवर कैपिटल टी इज नॉट ओमेगा सो इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट. आपको कल ध्यान ये रखना है, इन केस x इक्वल जीरो वाला पॉइंट एक नोड है. स्टेशनरी वेव्स में जिन पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है दे आर कॉल्ड एंटी नोड्स, और जिनका एम्पलीट्यूड जीरो होता है दे आर कॉल्ड नोड्स. ये नोड्स हैं और ये एंटी नोड्स हैं. दो एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस भी लेमडा बाई टू होगी और नोड्स के बीच की भी डिस्टेंस लेमडा बाई टू. तो अगर x को जीरो वाला पॉइंट नोड है तो आपको x वाले टर्म के साथ साइन यू हैव टू राइट. x वाले टर्म के साथ क्या होगा, साइन होगा अगर x को जीरो वाला पॉइंट नोड है. बाकी आप इसे साइन कॉस कुछ भी करो, राइट. और यहां पे ध्यान दोगे ये जो लेमडा है वेवलेंथ, एक स्टेशनरी वेव इज मेड अप ऑफ टू progressive waves, two identical progressive waves traveling in the opposite direction. When they superpose, stationary wave is formed. तो उन प्रोग्रेसिव वेव्स की जो वेवलेंथ लैम्डा होगी वही इसकी वेवलेंथ होगी. जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा उनमें से किसी भी प्रोग्रेसिव वेव की होगी
वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस वाली वेव की भी होगी। और उसमें से हर एक वेव का एम्पलीट्यूड था ए। वेव का एम्पलीट्यूड कितना था? ए। तो यहाँ पे जो होगा वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा इट टू बी 2a। मतलब स्टेशनरी वेव जिन प्रोग्रेसिव वेव से मिलकर बनी उनका एम्पलीट्यूड ए होगा, तो इसका क्या होगा? 2a होगा। एक तो आपको बस इक्वेशन ध्यान रखना है, दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस लेमडा बाई टू, दो सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच के डिस्टेंस लेमडा बाई टू, राइट। बट यूजुअली इसमें स्टूडेंट जो क्वेश्चन आता है इट इज दिस, अगर एक स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग्स में है, स्ट्रिंग्स में, तो इसकी जो जनरल फ्रीक्वेंसी होगी न्यू विल बी इक्वल टू n अपॉन 2l इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t बाई म्यू। n अपॉन 2l इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t बाई म्यू, राइट। ये इसकी जनरल फ्रीक्वेंसी है। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी होगी। t स्ट्रिंग में टेंशन, म्यू मास पर यूनिट लेंथ, राइट। सो इसकी जो एक वेवलेंथ है जनरल फ्रीक्वेंसी, मतलब मैं इसे दूसरे फॉर्म में लिखता हूं तो मैं ऐसे लिखता हूं न्यू इक्वल्स टू n अपॉन 2l इंटू वॉट v। v इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव। अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आप n की जगह 1 डालोगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, तो आपको जो समझना है दैट इज व्हाट हार्मोनिक ओवरटोन्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यही समझना है। ये एक जनरल फ्रीक्वेंसी है। जब आप n की जगह 1 डालोगे, मतलब n में कुछ भी डालोगे 1 2 3 4 5, 5 डालोगे तो फिफ्थ नंबर का हार्मोनिक, 1 डालने में फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 1 डालने में फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फिर आप 2 3 4 5 कुछ भी डालोगे तो ये उसी नंबर का हार्मोनिक हो जाएगा। और ओवरटोन में यहाँ पे क्या होगा? आपने डाला n इक्वल टू 5, तो ये फिफ्थ हार्मोनिक है। फिर 1 डालने में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, फिर कोई फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जितने टाइम्स है उस नंबर का हार्मोनिक होगा, और ओवरटोन सीक्वेंस सीक्वेंस में होता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद की जो पहली फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद की पहली फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 2 डालने से आएगी, दैट इज व्हाट फर्स्ट ओवरटोन। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी दिस व्हाट nth हार्मोनिक और n माइनस 1th ओवरटोन, ये इस स्ट्रिंग के लिए एप्लीकेबल है। nth हार्मोनिक और इट इज व्हाट nth हार्मोनिक और n माइनस 1th ओवरटोन। दिस इज क्लियर। सो जब आप इसके फिगर्स लेते हो उसमें स्ट्रिंग्स में, तो फिगर्स कुछ इस तरीके से होते हैं। you'll see स्ट्रिंग जब फर्स्ट मोड में ऑसिलेट करेगी, स्ट्रिंग लेंथ l, तो एक लूप होगा l इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4, दैट इज लैम्डा इक्वल्स व्हाट 4l। सो फ्रीक्वेंसी न्यू विल बी v अपॉन लैम्डा, आई एम सो हाँ ये लैम्डा बाई 2, सो दिस व्हाट दिस लैम्डा बाई 2। सो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा दैट इज 2l, क्योंकि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट, वही 1/2l, इनकी जगह 1 आ गया, सो दिस व्हाट v/2l। तो आपको यहाँ पे वो लोग क्वेश्चन कैसे देते हैं? एक स्ट्रिंग में फिफ्थ नंबर का हार्मोनिक थर्ड नंबर के ओवरटोन से फ्रीक्वेंसी में इतना डिफरेंस था, एटसेट्रा। बोलो समझ रहे हो ना? सो यू शुड नो व्हाट हाउ टू राइट द फ्रीक्वेंसी इन ए पर्टिकुलर हार्मोनिक और इन ए पर्टिकुलर ओवरटोन, जो कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है। और दूसरी चीज कि स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी में टेंशन टी के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होगा, मास पर यूनिट लेंथ यूजुअली रिमेन्स द सेम। अगर उन्हें दो स्ट्रिंग्स में फ्रीक्वेंसी कंपेयर करानी होगी तो दे कैन गिव यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स जिनमें की मास पर यूनिट लेंथ विल बी डिफरेंट। सो स्ट्रिंग पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन होगा और स्टेशनरी वेव पे बेस्ड, वो बस इन इक्वेशंस पे ही बेस्ड होगा। अब आप उसमें देखोगे स्टेशनरी वेव्स इन ऑर्गन पाइप्स, ऑर्गन पाइप्स में जो स्टेशनरी वेव होगी
उसमें पहला है ओपन पाइप। ओपन पाइप में मैंने पहले ओपन पाइप इसलिए लिया, ओपन पाइप मीन्स जो दोनों एंड से ओपन हो। यहाँ पे एंड्स पे एक्चुअली होता क्या है कि क्लोज्ड एंड्स पे नोड का फॉर्मेशन और ओपन एंड में एंटी नोड का फॉर्मेशन। स्ट्रिंग के दोनों एंड्स फिक्स थे तो वहां पे इसलिए नोड था, राइट। यहाँ पे दोनों एंड्स ओपन है, यहाँ पे एंटी नोड होगा। एक की इंफॉर्मेशन एंड रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी बिल्कुल वैसी होंगी जैसे स्ट्रिंग में थी यहाँ पे, कि जनरल फ्रीक्वेंसी न्यू विल बी v अपॉन 2l multiplied by what n, मतलब ये nth हार्मोनिक। so there is no difference, the pipe which is open at the both ends, the pipe which is open at both the ends या string, दोनों की फ्रीक्वेंसी nth हार्मोनिक, किसी भी नंबर का हार्मोनिक, किसी भी नंबर का ओवरटोन, इट इज ऑल सेम। और आप समझ गए ना जैसे इसमें, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला, स्ट्रिंग में भी और इसमें भी। आपको निकालना फिफ्थ हार्मोनिक, एन की जगह 5 डालोगे, और जो फिफ्थ हार्मोनिक है दैट विल बी व्हाट, फोर्थ ओवरटोन, right, that will be what, fourth overtone. So you can write the expression for the any overtone or any harmonic, और उन्हीं के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने का कोई क्वेश्चन होगा कि इस नंबर का ओवरटोन इस नंबर के हार्मोनिक से फ्रीक्वेंसी में इतना कम या ज्यादा है, that gives you one equation. Similarly, one more information will be given, and through that they'll and you will get the solution, right? आप समझ गए। और जो क्लोज्ड पाइप है, क्लोज्ड पाइप में क्या होगा, क्लोज्ड पाइप में क्लोज्ड पाइप में ये होगा कि एक एंड ओपन और एक एंड क्लोज, लेंथ इज एल। यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे नोड, तो ये फर्स्ट फिगर ये होगा, इन दिस लेंथ विल बी व्हाट, लैम्डा बाई 4, एल इक्वल्स व्हाट, लैम्डा बाई 4। तो यहाँ पे जो जनरल फ्रीक्वेंसी आएगी, न्यू इक्वल्स टू वी इंटू 2n+1, 2n+1 अपॉन 4l, ये जनरल फ्रीक्वेंसी, v अपॉन 4l इंटू 2n+1। इफ यू पुट n इक्वल्स टू, अगर आप n की जगह डालोगे 0, n की जगह आपने डाला 0, मैं इसे 2n-1 कर देता हूं, सो दैट कि सीधे नंबर में वैसे हो जाएगा। आपने n की जगह डाला 1, तो कितना रहेगा, 1 हो जाएगा ये। 2 - 1, दैट इज व्हाट, 1/4l, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। तो जब आप n की जगह 1 डालोगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, n की जगह n डालोगे तो ये कौन सा हार्मोनिक हुआ, 2n-1, ये ऑड नंबर है, तो क्लोज पाइप में केवल ऑड हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होंगे। एन की जगह 1 डालने से फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक, एन की जगह आपने डाला 2, 2 से क्या रहेगा, नंबर 3, थर्ड हार्मोनिक। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद की पहली फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन, तो यहाँ पे जो थर्ड हार्मोनिक है दैट विल बी कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। जब आप एन की जगह डालोगे 3, तो कितना रहेगा, 6 - 1, 5, क्या रहेगा, फिफ्थ हार्मोनिक। दैट मीन्स कि इसमें जो हार्मोनिक्स मिलेंगे वो केवल ऑड नंबर में मिलेंगे, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एक्सेट्रा। और जो थर्ड हार्मोनिक है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। तो थर्ड हार्मोनिक कैसे आया, आपने एन की जगह यहाँ पे क्या डाला, एन की जगह डाला यहाँ पे 2, तो दिस भी कम्स आउट, एन ये 2 डाला, ये नंबर कितना आ गया, 3। तो जो ये नंबर आ जाएगा उस नंबर का हार्मोनिक, और ओवरटोन क्या हुआ, उसे फर्स्ट हार्मोनिक होगा। सो दैट मीन्स व्हाट, ये 2n-1 नंबर का क्या हुआ, हार्मोनिक, और ये ओवरटोन कौन सा हुआ, nth ओवरटोन, दिस व्हाट, nth ओवरटोन, 2n-1th हार्मोनिक और nth ओवरटोन, राइट। सो अब यहाँ पे भी वही हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स के रिलेशन पे बेस्ड होगा। इसमें बस एक चीज जो और बनती है, दैट इज व्हाट की, समटाइम दे आस्क यू द क्वेश्चन रिलेटेड टू द रेजोनेंस कॉलम। रेजोनेंस कॉलम में अरेंजमेंट क्या होता है कि वी कैन चेंज दिस वाटर कॉलम, यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क लगाते हैं वर्टिकल पोजीशन में, और ये जो एयर कॉलम है ये ऑसिलेट करता है, दिस एयर कॉलम ऑसिलेट्स, so we can increase or decrease the water column length, hence the air column length can be increased or decreased। so जब पहली बार ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी तो फिगर ऐसा होगा
So that will be equal to what? L1 is equal to lambda by 4. L1 is equal to what? Lambda by 4. और इससे जो लैम्डा प्रोड्यूस हुई, साउंड की वेलोसिटी, साउंड में की वेलोसिटी एयर में यहाँ पे होगी। सो आप उससे फ्रीक्वेंसी निकालोगे और वो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी। मतलब एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, एक रेजोनेंस होगा और एक लाउड साउंड सुनाई देगी। पहली बार ही हुआ फॉर द लेंथ L1। सो L1 इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4। नेक्स्ट फिगर में जब वाटर कॉलम की लेंथ डिक्रीज होगी तो ये कुछ ऐसे बनेगा। नेक्स्ट फिगर यहाँ पे वाटर, so this is what 3 lambda by 4. L2 is equal to 3 lambda by 4. So L2 minus L1 is equal to lambda by 2. एक बार फिर से यहाँ पे बिकॉज लैम्डा सेम लैम्डा प्रोड्यूस हो रही है, यानी फ्रीक्वेंसी सेम होगी और वापस से वो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क के इक्वल होगी। दैट मीन्स कि रेजोनेंस होगा। सो यहाँ से आपको L2 माइनस L1 से क्या पता लगा? लैम्डा बाई 2 लैम्डा आ गया। वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर निकालनी होगी तो बी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क वाली फ्रीक्वेंसी होगी। लेमडा यहां से कैलकुलेट किया और आपको वेलोसिटी भी आ जाएगी। यहाँ पे स्पेशली नोटिसेबल पॉइंट ये है जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एक रेजोनेंस के बाद जो नेक्स्ट रेजोनेंस आएगा उसके बीच में लेंथ का डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2। ठीक है ना? तो दैट मींस कि सक्सेस, अगर मान लो एक रेजोनेंस फिर फोर्थ रेजोनेंस, यानी 3 रेजोनेंस बीच में और है, 1 रेजोनेंस, फोर्थ रेजोनेंस, बीच में 3 रेजोनेंस और है, तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, 4 बार ये लैम्डा बाई 2 हो गया एक रेजोनेंस। और ये फिर फिफ्थ, आई एम सॉरी, फिफ्थ रेजोनेंस, तो बीच में 3 और हुए, 1 2 3, राइट। तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2, जो इस वाले रेजोनेंस के लिए लेंथ L1 होगी और इसके लिए लेंथ L2 होगी। L2 माइनस L1 will be equal to 4 lambda by 2. You'll make the rough figure like that. Find out कि कितने lambda by 2 बीच में है, उससे you'll get the value of what lambda. इससे आपको lambda की वैल्यू पता लग जाएगी और फिर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर, ठीक है ना? वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी नोन, उससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और अगर कभी ये देखा एंड करेक्शन, तो किसी भी पाइप में एंड करेक्शन जो एंटी नोड है वो एग्जैक्टली माउथ पे नहीं बनता, माउथ से थोड़ा सा ऊपर, इक्वल से 0.6 R, ये आपका एंड करेक्शन है फॉर द क्लोज पाइप। और ओपन पाइप के लिए एंड करेक्शन ई डैश विल बी 2 इंटू 0.6 R, क्योंकि इसमें 2 ओपन एंड्स हैं और दोनों में ये करेक्शन आएगा। लेकिन इस कैलकुलेशन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। L1 प्लस ई इज इक्वल टू लेमडा बाई 4, L2 प्लस ई इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 4। सब्ट्रैक्ट करोगे ई विल बी कैंसल्ड, बट रीडिंग से पता लग जाएगा। जैसे ये रीडिंग L2 L1 की एग्जैक्टली 3 टाइम्स है, बट अगर L1 प्लस ई और L2 प्लस ई होता तो L2 L1 का एग्जैक्टली 3 टाइम्स नहीं होता, 3 टाइम्स से थोड़ा सा ज्यादा होता, राइट। तो जब भी ऐसी रीडिंग देंगे, पहला रेजोनेंस, नेक्स्ट रेजोनेंस, नेक्स्ट रेजोनेंस इज नॉट 3 टाइम्स, इज स्लाइटली बिगर देन 3 टाइम्स, it means end correction has been included. All right, so this was for the resonance. Now see, quality of sound पे based you will know केवल एक चीज, pitch, high pitch, low pitch. High pitch means higher frequencies, low pitch means lower frequencies. Remember some examples of high pitch sound, remember some examples of low pitch sound. और जो sound की loudness है in decibels, loudness in decibels is equal to decibels is equal to 10 log I over I नॉट। आपसे दो साउंड्स की डेसिबल्स में लाउडनेस कंपेयर के लिए कह सकते हैं। आई नॉट एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इट इज इंटेंसिटी ऑफ मिनिमम ऑडिबल साउंड। सो पहले आपने निकाला N1 इज इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट। मानो दूसरी साउंड की इंटेंसिटी प्रीवियस से 4 टाइम्स है, सो उसके लिए N2 इज इक्वल टू 10 log 4I ओवर I नॉट, राइट। तो डिफरेंस कितना आएगा? 10 log 4I ओवर I नॉट माइनस 10 log I ओवर I नॉट। जहां पे log 4I है, आप उसे log 4 सेपरेट कर सकते हो और log I अलग कर सकते हो, तो डिफरेंस आ जाएगा 10 log 4। 10 log 4 मीन्स
20 log 2 is 0.3010, so 20 into 0.3010 जो कि approximately 6 decibels के आसपास आ रहे हैं. So you need to understand this calculation, right? अब इसके बाद मैं ले रहा हूँ इंटरफेरेंस में इसलिए ले रहा हूँ कि ये साउंड वेव में और क्वेश्चन जनरली एक ही में से आएगा, दोनों में से नहीं आएगा, ऑप्टिकल वेव्स में से एक ही में से, और क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, एक थोड़ा सा डिफरेंस है. टेल इंटरफेरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास दो, चाहे साउंड सोर्स हो और चाहे दो लाइट सोर्स हो, दोनों से वेवलेंथ लैम्डा की वेव्स एमिट हो रही हैं और किसी एक पॉइंट पे वेव्स मिलती हैं, तो उस पॉइंट तक S1 से यहाँ तक की पाथ लेंथ P1, यहाँ तक की पाथ लेंथ P2. सो ऑन द वे जो पाथ डिफरेंस जनरेट हुआ डेल्टा P, दैट इज P1 माइनस P2. पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना सबसे आसान होता है बिकॉज दैट इज ओनली द ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस. आपको फिगर दे रखा होगा, एक साउंड सोर्स से कितनी डिस्टेंस है उस पॉइंट की, दूसरे से कितनी डिस्टेंस है, P1 माइनस P2 डेल्टा P. आप डेल्टा P को फेज डिफरेंस फाई में कन्वर्ट कर सकते हो. डेल्टा P अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू फाई अपॉन 2 पाई. इससे यू कैन कैलकुलेट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस फाई. फेज डिफरेंस फाई आने के बाद you can find the resultant amplitude square root of a1 square plus a2 square plus twice of a1 a2 cos phi. और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आने के बाद इंटेंसिटी I इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस. जैसे यहाँ पे एक कांस्टेंट k लगता है, k a स्क्वायर, बट बिकॉज सारे क्वेश्चंस कंपैरिजन के होते हैं तो k से k कैंसिल होता है और I को शॉर्ट a स्क्वायर के टर्म्स में आप उन्हें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल. Question can proceed in this direction or it can proceed from intensity and can go in the backward direction. साउंड वेव्स में और ऑप्टिकल वेव्स में इंटरफेरेंस में जो आपको क्वेश्चंस में डिफरेंस आएगा वो क्या होगा. ऑप्टिकल वेव्स में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया YDSE, साउंड वेव्स में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है. मींस यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमा को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो आपको याद होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए. यू मस्ट रिमेंबर ऑल दैट. इज दैट क्लियर? अब YDSE में जो रिजल्ट्स हैं कि स्मॉल डी सेपरेशन है, कैपिटल डी डिस्टेंस दूर एक स्टीन है, लाइट वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है ना. और अगर आपको एम्पलीट्यूड दे दिया जाए ए और ए दोनों में, तो एक तरह से इंटेंसिटी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर है, और अगर वो लोग इंटेंसिटी दे देंगे तो एम्पलीट्यूड उसका स्क्वायर रूट ले लोगे. तो यहाँ पे YDSE में मैक्सिमा की पोजीशन, मिनिमा की पोजीशन, फ्रिंज विड्थ, ये स्पेसिफिक रिजल्ट्स हैं जो कि वहां पे हैं, चेन ऑफ YDSE में. इस टाइप के रिजल्ट्स आपको साउंड वेव्स में नहीं मिलते. बट अगर आप जैसे तो फॉर्मूले ही बने हुए हैं, मैक्सिमा की पोजीशन, मिनिमा की पोजीशन, दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच के डिस्टेंस, दो सक्सेसिव मिनिमा के बीच के डिस्टेंस इक्वल होगी, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ एटसेट्रा. बट अदरवाइज मान लो कि बोला जाए मैक्सिमा में क्या होगा, फेज डिफरेंस 2n पाई, तो आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसी से निकालोगे, उसका स्क्वायर करके इंटेंसिटी निकालोगे. इज दैट क्लियर? जैसे मान लो आपसे बोला गया हाउ कैन द जनरलाइज क्वेश्चन बी फ्रेम्ड, बोला गया कि दो साउंड की इंटेंसिटी आई नॉट, सोर्सेस की इंटेंसिटी आई नॉट है YDSE में, स्मॉल डी कैपिटल डी, और स्क्रीन से फर्स्ट पॉइंट वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इंटेंसिटी इज आई नॉट, वो कितनी दूर होगा. एक पॉइंट जहां पे इंटेंसिटी आई नॉट है, ये पॉइंट स्क्रीन से डी, ओ पॉइंट से सेंटर से मिनिमम कितनी दूर होगा. आपको देखो प्रोसेस कैसे करना है. ए इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर इंटू कॉस फाई, राइट. अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई, एक का एम्पलीट्यूड ए है तो इंटेंसिटी आई नॉट क्या होगी, ए स्क्वायर. सो आपने इसका स्क्वायर कर दिया और ए स्क्वायर की जगह क्या डाल दिया, आई नॉट. इंटेंसिटी आई नॉट चाहिए ना, तो ए का स्क्वायर कितना आएगा, आई नॉट के इक्वल. एंड दिस बिकम्स आई नॉट प्लस 2 I नॉट इंटू कॉस ऑफ फाई. सो फ्रॉम हियर यू गेट दैट I naught से I naught cancelled, and this becomes minus of I naught is equal to 2 I naught into cos of phi. Cos phi is equal to minus 1/2. और आपको इसका मिनिमम डिस्टेंस के लिए प्राइम सॉल्यूशन लेना है.
तो 0 से π/2 के बीच में cos फाई पॉजिटिव होगा। उसके बाद कि जब नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, फाई की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। 120 डिग्री मीन्स व्हाट, 2π/3। दिस इज व्हाट 2π/3। अब ये फेज डिफरेंस फाई कितना आ गया इस पॉइंट का, दोनों के बीच में 2π/3। तो पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल्टा पी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू फाई अपॉन 2π/3, सॉरी 2π/3 अपॉन फाई अपॉन 2π अपॉन व्हाट, फाई अपॉन 2π। सो फाई इज 2π/3 upon 2π, so that becomes delta p equals to λ/3। अब आपको पता है स्टीन से एक्स स्टेशन दूर पार्ट डिफरेंस कितना होता है वाईडीएससी में, एक्स डी बाई कैपिटल डी, दैट इक्वल्स व्हाट, λ/3। सो x is equal to d λ/3d, this is the value of x, right? सो वाईडीएससी में क्या हो गया कि ये फंडामेंटल्स तो आपको याद करने ही करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो वाईडीएससी के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं कि स्क्रीन के सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर पाथ डिफरेंस कितना होगा, फिर उससे आप फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, मैक्सिमा की पोजीशन, मिनिमा की पोजीशन, ठीक है ना, फ्रिंज विड्थ एक्सेट्रा, वो इंफॉर्मेशन आपको एडिशनली याद रखनी पड़े। बाकी इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो चाहे साउंड का हो चाहे वहाँ का हो, जो मेन कैलकुलेशन है, मेन कैलकुलेशन वही है जो मैंने अभी आपको बताया, जो भी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इट वॉज दिस कि सब कुछ इस कैलकुलेशन पे बेस्ड होगा। दिस इज क्लियर। सो और ये भी बात समझनी, जैसे एक पॉइंट पे मैक्सिमा है और उसके नियरेस्ट एक पॉइंट पे एक और मैक्सिमा है, तो दोनों पॉइंट्स में पहले वाले पॉइंट पे और दूसरे वाले पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस में कितना डिफरेंस होगा, लैम्डा। बिकॉज पार्ट डिफरेंस की कंडीशन क्या होती है मैक्सिमा में, एन लैम्डा। तो एक पॉइंट पे लैम्डा तो दूसरे पे 2 लैम्डा, फिर नेक्स्ट पे 3 लैम्डा। और अगर एक पॉइंट पे मिनिमा और उसके नेक्स्ट नेबरहुड में एक मिनिमा, तो पार्ट डिफरेंस कितना होता है मिनिमा में, 2n-1 इंटू λ/2। तो 2n-1 इंटू λ/2 में पहले आ गया λ/2, फिर आएगा 3 λ/2, फिर 5 λ/2। दैट मीन्स कि दो सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ मिनिमाज में भी पाथ डिफरेंस में जो डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस में डिफरेंस, दैट विल बी व्हाट, लैम्डा। यानी एक मैक्सिमा और नेबरिंग मिनिमा में कितना पाथ डिफरेंस का डिफरेंस होगा, λ/2 का। इज दैट क्लियर, कितना होगा, λ/2 का। यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स, अदरवाइज जो क्वेश्चंस हैं इसके जे मेन के लेवल में, दे क्वाइट इजी। एंड जितना मैंने बोला, आई होप कि एक क्वेश्चन तो इसमें जरूर से आएगा, या तो वेव्स उसका साउंड का या उसका, और बिल्कुल इन्हीं कैलकुलेशंस पे बेस्ड होगा, राइट। नाउ से अब स्टूडेंट्स में आता हूँ आपको, मैं रिवर्स से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इस मतलब क्योंकि मुझे अब इसमें जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिन पे बेस्ड आई फील की क्वेश्चंस आने ही चाहिए, मैं उन्हीं में से ले रहा हूँ। सबसे पहला कैलकुलेशन है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियस में। सो स्टूडेंट्स न्यूक्लियस में जो आपको याद रखना है, दैट इज व्हाट, एक तो न्यूक्लियस का जो कॉन्फ़िगरेशन है कि रेडियस r इक्वल्स टू r नॉट a टू द पावर 1/3, r इक्वल्स टू r नॉट a टू द पावर 1/3। r नॉट एक कांस्टेंट है, so some books are giving you r naught equals to 1.1 into 10 to the power minus 15 meter. Some books are given r naught equals to 1.2 into 10 to the power minus 15 meter. आपको जब क्वेश्चन जेई में आएगा, इफ आर नॉट की वैल्यू जरूरत होगी तो लोग वैल्यू देंगे। ए एटॉमिक मास है, उसकी रेडियस, इससे जो वॉल्यूम हो जाएगा दैट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब आर नॉट क्यूब इंटू ए। वॉल्यूम एटॉमिक मास के प्रोपोर्शनल होगा, और डेंसिटी विल बी रो विल बी इक्वल टू मास ए अपॉन वॉल्यूम। ये न्यूक्लियस की डेंसिटी होगी, तो डेंसिटी क्या होगी, ए के इंडिपेंडेंट होगी। डेंसिटी होगी दैट विल बी व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ ए। क्वेश्चंस कंपैरेटिव आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट्स की बात नहीं की है। जैसे यहाँ पे जब आप ए की वैल्यू डालोगे, आपने डाला कि एटॉमिक मास मान लो सपोज 20 है, तो आप 20 नहीं डालोगे, ठीक है ना, आप एक एटम का वॉल्यूम डालोगे। एक एटम का वॉल्यूम इससे आ जाएगा, यहाँ पे ए 20 होगा, बट एक एक न्यूक्लियस का वॉल्यूम यहाँ पे 20 डालोगे उससे आ जाएगा। बट एक न्यूक्लियस का जो मास होगा, अगर एटॉमिक मास 20 है, तो 20 ग्राम्स उसके एक मोल का, एक मोल न्यूक्लियस का मास होगा। तो 20
grams divided by N naught Avogadro number. 20 grams divided by Avogadro number will be, this will be in grams, और kg के लिए उसे 10⁻³ से और मल्टीप्लाई करोगे तब डेंसिटी आएगी kg पर मीटर क्यूब में. ऑल राइट. सो बट मैंने बोला कि जनरली आपको इस कैलकुलेशन में जाना ही नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन कंपैरेटिव आता है. वॉल्यूम डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इंडिपेंडेंट ऑफ ए, राइट. रेडियस, वॉल्यूम, डेंसिटी, इन्हीं में से किसी एक का रेशो दे रखा होगा, दूसरी चीज का रेशो पूछेंगे एक्सेट्रा. और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही रिपीटेडली पूछते हैं जेई मेन में. पहला क्वेश्चन इस पे बेस्ड यही बनता है. दूसरा इसमें एक आपका कि किसी न्यूक्लियस में कॉन्फ़िगरेशन है एक्स ए जेड, जेड एटॉमिक नंबर, ए एटॉमिक मास. इसका मतलब कि प्रोटॉन्स का नंबर जेड है और न्यूट्रॉन्स का नंबर ए माइनस जेड है. तो इस न्यूक्लियस का जो थियोरेटिकल मास होगा दैट विल बी एम पी जेड प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन, क्योंकि एन न्यूट्रॉन्स, इतने न्यूट्रॉन्स और इतने प्रोटॉन्स, ये थियोरेटिकल मास. बट न्यूक्लियस का एक्चुअल मास कम होगा, वो आपको दे रखा होगा. न्यूक्लियस का एक्चुअल मास दे रखा, मान लो कि आपको mx. तो ये जो टर्म आएगा, इस टर्म के कैलकुलेशन में एक चीज देखोगे, इन केस उन्होंने x के एटम का मास दे दिया mx और आप तो यहाँ पे न्यूक्लियस का मास ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का मास एक्सेस में हो गया. आपको मास डिफेक्ट जो निकालना है, मास डिफेक्ट न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में कितने मास का लॉस हुआ हुआ, दैट इज मास डिफेक्ट. चाहिए ना, तो ध्यान से वहां पैरामीटर्स देखना, आपकी थोड़ी सी मिस्टेक से आंसर मैच नहीं करे. तो यहाँ पे अगर ये एटम का मास होगा, राइट, तो मे बी उन्होंने आपको प्रोटॉन का मास ना दे करके हाइड्रोजन एटम का मास दिया हो. तो जब आप यहाँ पे करोगे जेड एम एच, तो एक हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होगा. यहाँ पे आपने जेड इलेक्ट्रॉन्स का मास एक्सेस में ले लिया और यहाँ पे भी जेड इलेक्ट्रॉन्स का मास एक्सेस में है. तो एक्चुअली न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट क्या होगा, वो आ जाएगा. मतलब अगर यहाँ पे मास एटम का दे रखा है तो मे बी यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का मास दे रखा होगा, प्रोटॉन का नहीं दे रखा होगा, तो आप एमएच कर दोगे और मास डिफेक्ट एग्जैक्टली आ जाएगा. बट अगर उन्होंने मास प्रोटॉन का ही दिया है और यहाँ पे मास जो दे रखा है वो मास जो है एटम का है, तो फिर आप यही कैलकुलेशन कर दो. और मे बी यहाँ पे उन्होंने न्यूक्लियस का मास दे रखा होगा, तो कैलकुलेशन और एग्जैक्ट. यहाँ गया आपका मास डिफेक्ट. और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी है जो मास डिफेक्ट डेल्टा एम आया, डेल्टा एम क्योंकि जनरली जो यूनिट्स होगा एएमयू में होगा, सो डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मास सब एएमयू में होगा. अगर मास ग्राम्स में होता तो आप केजी में कन्वर्ट करते और केजी को फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके एनर्जी जूल्स में निकालते. यूजुअली ऐसा होता नहीं, राइट. सो ये बाइंडिंग एनर्जी. अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन डेल्टा एम ओवर ए इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन. पैकिंग फ्रैक्शन. आपको टर्मिनोलॉजी जानना इसलिए जरूरी है कि मानो कि आपको सारी कैलकुलेशंस आते हैं बट आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पता तो भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे अगर वो पूछ लिया गया. सो पैकिंग फ्रैक्शन इज व्हाट डेल्टा एम ओवर ए. ऐसे ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is very important parameter that determines the stability of the nucleus. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है तो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो न्यूक्लियस कम स्टेबल होगा. तो ये इस पार्ट के कैलकुलेशंस हुए, मास डिफेक्ट, पैकिंग फ्रैक्शन एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. अब इस पे एनर्जी पे बेस्ड जो आपको दो क्वेश्चंस वो लोग देते हैं, दो या तीन क्वेश्चंस, दे आर व्हाट. एक होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास का ग्राफ, इट विल बी लाइक दिस. और अगर क्वेश्चन रिलेटेड है फ्यूजन से, तो दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, A1 A2. न्यूक्लियस में हर एक न्यूक्लियर रिएक्शन में द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, द एटॉमिक मास रिमेन्स कंजर्व्ड. आई एम नॉट सेइंग मास रिमेन्स कंजर्व्ड. अगर
रिएक्टेंट का एटॉमिक मास A1 प्लस A2 था, तो प्रोडक्ट जो बनेंगे उनका एटॉमिक मास A1 प्लस A2 ही होगा। मैंने ये नहीं बोला कि मास कंजर्व है, क्योंकि A1 वाले एटम में मास डिफेक्ट कुछ और होगा, A2 वाले में मास डिफेक्ट तो डिफरेंट होगा, और A1 प्लस A2 में मास डिफेक्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो दैट मीन्स कि मास का लॉस या मास का गेन होगा, बट A1 प्लस A2 मतलब जितना भी एटॉमिक नंबर टोटल उसमें है रिएक्टेंट में, वही एटॉमिक मास, उतना ही एटॉमिक मास होगा प्रोडक्ट्स में। सो यहाँ पे जो न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक मास फॉर श्योर A1 प्लस A2 होगा। अब इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन सबकी दे रखी होगी, तो देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन ज्यादा है इसमें, प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन मान लो ये E3 है, और ये E1 है, और ये E2 है। सो एनर्जी रिलीज जो होगी डेल्टा E, अगर प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव एनर्जी, तो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब फ्यूजन में एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी रिलीज विल बी A1 प्लस A2 इंटू E3। हम बाइंडिंग एनर्जी होती नेगेटिव है, बट हम उसे पॉजिटिव टर्म्स में लिखते हैं, माइनस A1 E1 माइनस A2 E2, राइट। ये फ्यूजन रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। फिशन में क्या होगा, एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियॉन्स में ब्रेक होगा, सो वहां पे भी ये होगा, सपोज दिस इज A4, दिस इज A5, और ये है A6। सो A6 विल बी इक्वल टू A4 प्लस A5। अब यहाँ पे इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन ज्यादा है, तो प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी होगी E4 A4 प्लस E5 A5, और रिएक्टेंट की होगी A4 प्लस A5 इंटू E6, जो कि कम है। तो प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी विल बी द एनर्जी रिलीज्ड। तो या तो एनर्जी रिलीज वाले क्वेश्चंस ऐसे होंगे, और या फिर एनर्जी रिलीज वाले क्वेश्चंस एक इक्वेशन पे बेस्ड होंगे, A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी। आपको A का मास, B का मास, C का मास, D का मास दे रखा होगा, जो भी रिएक्शन होगा उस रिएक्शन में इन सबके मासेस दे रखे होंगे। सो आप इन दोनों का मास निकालोगे, इन दोनों का मास निकालोगे, इस मास में से 11 मास सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एमयूज में होंगे तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर, दैट इज द एनर्जी रिलीज, उतनी एनर्जी रिलीज होगी। और यह क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जैसे उन्होंने बोला, हमने यूरेनियम को यूज किया एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टेंट की तरह, तो वो मानो कन्वर्ट हुआ, जो यूरेनियम है, कोई भी एटम है एक्स है, कन्वर्ट हुआ वाई में और अल्फा पार्टिकल में। आपको एक्स का मास, वाई का मास, अल्फा पार्टिकल का मास, ये मासेस दे रखे होंगे, तो एक एटम से कितनी एनर्जी मिलेगी निकाल लोगे। एक एटम से कितनी एनर्जी मिलेगी, एम एक्स माइनस एम वाई प्लस एम एल्फा, इतनी एनर्जी मिलेगी एक एटम से एक्स के। इज दैट क्लियर। तो एन एटम से कितनी, उसमें भी देख लेना, अगर रिएक्शन में कुछ है, रिएक्शन की इफिशियंसी है, इतने परसेंट एनर्जी ट्रैप होती है, तो जो एक एटम से एनर्जी मिली उसका उतने परसेंट निकालो, बोला गया 60% एनर्जी कन्वर्ट होती है, तो आप इंटू 60/100 कर दो, एक एटम से इतनी मिली, तो एन एटम से कितनी मिलेगी इंटू एन। उन्होंने बोला कि आपका एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसकी कैपेसिटी है जो कि 500 मेगावाट का है, और हमें इसे एक साल चलाना है, तो एक्स के कितने अमाउंट की जरूरत होगी। अब आप देखो, 500 मेगावाट का मतलब हमें 500 इंटू 10⁶ जूल्स एनर्जी पर सेकेंड चाहिए। एक मिनट में इतनी चाहिए, एक आवर में इतनी चाहिए, एक दिन में, एक आवर में, एक दिन में इतनी चाहिए, एक साल में इतनी एनर्जी चाहिए। दिस द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड इन 1 ईयर, एंड दैट इक्वल्स व्हाट, एन इंटू आपको एक एटम से जो एनर्जी मिली थी, एन इंटू जो एक एटम से एनर्जी मिली थी वाली एनर्जी आपने कर दी, मतलब परसेंटेज में जो भी था 60% एक्सेट्रा, तो वो कर दी, तो नंबर ऑफ एटम्स नीडेड क्या होगा पता लग जाएगा। अब इसके एक्स के इतने नंबर ऑफ एटम्स नीडेड है, तो आप निकालोगे कि उसका मास कितना होगा, वो तो एवोगैड्रो नंबर से निकालोगे ना, एन अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ मोल्स। फिर जितने मोल्स आएंगे, मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसके मोलर मास से, तो उतने ग्राम्स केजी जिसमें भी निकालना हो उसमें आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन एनर्जी पे बेस पूछते हैं। और एक लास्ट बस इसमें बता रहा हूँ, जैसे अगर बोला गया एक एक्स एटम दो पार्ट में ब्रेक हुआ, एक वाई और कोई एक अल्फा पार्ट किया, तो यहाँ पे आप इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है
इसमें क्वेश्चन में क्या होगा, अल्फा पार्टिकल का मास आपका नोन है, मान लो उन्होंने दे रखा होगा, और वाई का मास एम वाई और एम अल्फा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये देखो, ये रेस्ट पे था, मोमेंटम दोनों का इक्वल होगा पी और पी। इसकी एनर्जी होगी पी स्क्वायर बाई 2 my, और इसकी एनर्जी होगी प्लस पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम अल्फा। और ये एनर्जी टोटल रिएक्शन की एनर्जी हो गई। आपको वाई का मास नोन है, अल्फा पार्टिकल का मास नोन है, और एक्स का मास नोन है, उसे मास का डिफरेंस इनटू एनर्जी रिलीज्ड इनटू व्हाट एनर्जी 931 पॉइंट, मास का डिफरेंस इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी रिलीज, एंड दैट विल इक्वल व्हाट, इट विल इक्वल दिस। तो पी पूछा गया होगा या एक का मोमेंटम दे दिया गया और ओवरऑल एनर्जी पूछी गई होगी, तो आप पी स्क्वायर, जो एक का मोमेंटम है वही दूसरे का होगा, उससे आप ओवरऑल एनर्जी निकाल सकते हो, राइट। सो न्यूक्लियस में देयर इज अ थिंग दैट दे कैन आस्क, नाउ सी इन द एटॉमिक फिजिक्स आप देखोगे कि एटम में आपको याद होना चाहिए, एक तो रेडियस का इक्वेशन कि आर इक्वल्स टू 0.529 इंटू वॉट एन स्क्वायर बाई जेड, इंटू वॉट एन स्क्वायर बाई जेड, यही होता ना रेडियस में। क्यों स्टूडेंट्स, एन स्क्वायर बाई जेड होता ना बच्चों, स्टूडेंट्स, ओके। सो दिस एन स्क्वायर बाई जेड, राइट। आपको जनरली वो लोग क्या देंगे, हाइड्रोजन एटम की इस ऑर्बिट की रेडियस एच ई प्लस की थर्ड ऑर्बिट की रेडियस से कंपैरिजन पूछेंगे। आप जेड दोनों का लिख दोगे, जिसका जिस नंबर का ऑर्बिट है वो, और वो कंपैरिजन हो जाएगा अगर वो रेडियस के कंपैरिजन का क्वेश्चन है। सिमिलरली क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू फॉर द एनर्जी एंड टाइम पीरियड टी। यूजुअली इन तीन पैरामीटर्स पे बेस्ड ही पूछेंगे, मतलब बिकॉज आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं वो बता रहा हूँ। सो एनर्जी, टाइम पीरियड, किसी भी ऑर्बिट में किसी भी एटम के, और रेडियस आर, इनके कंपैरिजन के क्वेश्चन हो सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम वाला वो इसलिए नहीं पूछते हैं कि एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल व्हाट, एन एच अपॉन 2 पाई, इसमें जेड आते ही नहीं है। तो केवल एक ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम या दूसरे ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम, वो सीधे एन का रेशो का, एंगुलर मोमेंटम का रेशो जो होगा एन के रेशो पे डिपेंड करेगा, राइट। पहला क्वेश्चन इन पैरामीटर से बेस्ड बनता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक जो बनता है दैट इज व्हाट, कि 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आई थिंक कि जेई मेन में मेनली क्वेश्चंस या तो इस वाले इक्वेशन पे बेस्ड होते हैं या फिर इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। लुक एट दिस, एनर्जी ऑफ n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4। बोलिए एक फोटोन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, आपको इनकी वेवलेंथ कंपेयर करनी होगी आपको, बिकॉज एक ऑर्बिट की एनर्जी दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी, हाउ टू राइट दैट एनर्जी, व्हाट बी द एनर्जी, यू नो दैट। तो जो एनर्जी का डिफरेंस होगा दैट विल इक्वल व्हाट, एच सी बाई लैम्डा। मीन्स व्हाट, कि जो भी क्वेश्चन है मेक द प्रॉपर इस तरीके से एनर्जी डायग्राम फॉर इट, एंड क्वेश्चन में ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में ट्रांजिशन है, तो उसके बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। उससे आप एक ट्रांजिशन का या किसी दूसरे ट्रांजिशन का लैम्डा कंपेयर कर सकते हो। बिल्कुल यही यहाँ पे भी होता है। जेड स्क्वायर आपको तब करना जबकि हाइड्रोजन लाइक एटम है, जैसे एच ई प्लस, बी ई एल आई प्लस प्लस, या बी ई प्लस प्लस प्लस। अदरवाइज जेड, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड विल बी व्हाट, 1। आपसे जब वो लोग पूछेंगे लाइमन, मामर, पाशन, रैकेट, फंड सीरीज एक्सेट्रा, किस रेडिएशन के किस स्पेक्ट्रम के किस पार्ट में लाई करती हैं, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, या विजिबल रीजन, तो यू नीड टू रिमेंबर दैट ओनली फॉर व्हाट, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए आपको याद होना चाहिए। इज दैट क्लियर? एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, जैसे उन्होंने बोला लाइमन सीरीज, और जेड मानो 1 है, लाइमन सीरीज में क्या होगा, n1 इक्वल टू 1, n2 कुड बी एनीथिंग 2 3 4 5 एक्सेट्रा। तो लाइमन की सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइन कौन सी होगी, ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1। लाइमन की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइन कौन सी होगी, ट्रांजिशन फ्रॉम इंफिनिटी टू 1। ऐसे ही बामर में
N1 विल बी 2, लाइमन मामर पास ऑन ब्रैकेट फंड, फिर N2 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरीके से उनमें N1 होगा और N2 उसके बियॉन्ड होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। द पॉइंट इज दैट कि बच्चे ने एक बार भी इस पर फोकस किया या नहीं किया है। जैसे बोलोगे कि लाइमन सीरीज की फोर्थ लाइन की वेवलेंथ बामर सीरीज की थर्ड लाइन से कंपेयर करना है। तो लाइमन की फोर्थ लाइन मींस फर्स्ट लाइन होगी 2 to 1, 3 to 1 सेकेंड, 4 to 1 थर्ड, 5 to 1 फोर्थ। ऐसे ही वहां पे काउंट कर लोगे, उनके लिए इक्वेशन लिखोगे 1/λ1 1/λ2, आप इसे कंपेयर कर दोगे। इज दैट क्लियर? और जो एक चीज याद रखनी है, लाइमन सीरीज की जो सबसे कम एनर्जी वाली लाइन है दैट इज व्हाट, ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1। बामर सीरीज की सबसे ज्यादा एनर्जी वाली लाइन है ट्रांजिशन फ्रॉम इंफिनिटी टू 2। तो बामर सीरीज की सबसे ज्यादा एनर्जी वाला जो ट्रांजिशन है उसकी एनर्जी कम होगी कंपेयर टू लाइमन सीरीज की सबसे कम सबसे सबसे कम एनर्जी वाले से। आप समझ गए? मतलब जैसे जैसे आप सीरीज में ऊपर जाओगे, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड, तो ऊपर वाली सीरीज की जो मोस्ट एनर्जेटिक लाइन होगी उसकी एनर्जी कम होगी उसके नीचे वाली सीरीज के सबसे कम एनर्जी वाली लाइन से भी, सबसे कम एनर्जी वाली लाइन से भी। इस चीज को सो दैट कि स्पेक्ट्रम में कोई भी पार्ट बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करता है। जो स्पेक्ट्रम है उसमें कोई भी पार्ट ओवरलैप नहीं करता है। ऑल राइट, नाउ से तो आई होप कि आप ये पार्ट बिल्कुल ठीक से समझ गए। ठीक है, तो या तो जो एटम वाले पार्ट में आई हैव सीन की क्वेश्चन जनरली होंगे, जो मैंने आपसे बताया जनरली इस पार्ट पे ही क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। देन सी इसके बाद जब मैंने आपको ये एटम वाला पार्ट बताया तो आप देखोगे अगर क्वेश्चन एक्सरे पे बेस्ड है तो एक्सरे में क्वेश्चन बेस्ड होगा। जो एक्सरे का ये एक ग्राफ बनता है, इस पे बेस्ड। तो एक्सरे में जो एक ये लेमडा मिनिमम है, ये लेमडा का ग्राफ है, लेमडा वर्सेस, और यहाँ एनर्जी है लेमडा वर्सेस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आई। तो इसमें जो होगा लेमडा वर्सेस इंटेंसिटी में होगा यहाँ पे कि आपका जैसे ये के अल्फा और ये के बीटा। तो आपको दो तीन चीजें समझनी है। पूरी इस ट्यूब में एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन्स जो फिलामेंट से निकलते हैं वो एक्सेलरेट होते हैं और जाकर के मेटल टारगेट पे स्ट्राइक करते हैं। तो जब वो मेटल टारगेट पे स्ट्राइक करेगा तो मेटल टारगेट का मतलब उसके कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स से स्ट्राइक करेगा। जब वो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा तो जो एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी दे आर कॉल्ड कंटिन्यूअस एक्स रेज, जिनका एक ग्राफ है, कोई वेवलेंथ मिसिंग नहीं है, ये वेवलेंथ सारी कंटिन्यूटी में दीज आर कंटिन्यूअस एक्स रेज। तो कंटिन्यूअस एक्स रेज में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन गया कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन से टकराया, कंडक्शन बैंड में इतने सारे एनर्जी लेवल हैं, वो टकराने वाला इलेक्ट्रॉन अपने एक कोलिजन में पूरी की पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे सकता है या एनर्जी ग्रेजुअली दे सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ऊपर गया वो एक साथ या धीरे धीरे करके नीचे आ सकता है, एक साथ या धीरे धीरे करके नीचे आ सकता है। तो डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशंस निकलेंगे। आपको यहाँ पे मतलब है कि लेमडा मिनिमम कितना होगा। जो इलेक्ट्रॉन एक्सलेट कराया था, पूरी इस ट्यूब का वोल्टेज v था, उसे एनर्जी मिली ev। और अगर ये पूरी पूरी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को मिली और वो इलेक्ट्रॉन एक साथ जंप करके नीचे आया तो वेवलेंथ मिनिमम मिलेगी hc/λ, ये लेमडा मिनिमम। सो आपसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, वोल्टेज दे देंगे और बोलेंगे व्हाट इज द लेमडा मिनिमम इन द कूलिज ट्यूब, एक्सरे की मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी, राइट? और या फिर लेमडा मिनिमम वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली। आप वोल्टेज जितना ज्यादा अप्लाई करोगे कूलिज ट्यूब में, लेमडा मिनिमम उतना कम होगा, और वो एक्सरेज लेमडा मिनिमम जितना कम होगा उसकी पेनिट्रेशन पावर उतनी ज्यादा होगी उसकी, एंड दे आर कॉल्ड हार्ड एक्सरेज, राइट? ये वो आपका कंटिन्यूअस एक्सरेज पे बेस्ड क्वेश्चन। और कूलिज ट्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उस पर डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी
इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कूलिंग ट्यूब, और जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज प्रोपोर्शनल व्हाट वोल्टेज, क्योंकि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फ्रीक्वेंसी विल बी व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तो हुआ कंटिन्यूअस एक्स रेज में। अब अगर जो इलेक्ट्रॉन आपने बम्बार्ड किया वो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड नहीं करता, वो किसी टारगेट एटम के अंदर की ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करके उसे नॉकआउट कर देता है, तो जो एक्स रेज मिलेंगी दे आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज में स्क्वायर रूट ऑफ न्यू इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी। ए जो कांस्टेंट है ये फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जेड उसका टारगेट मटेरियल का एटॉमिक नंबर है, ए की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ आर सी इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। आर इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, ए की वैल्यू होगी। अब कंटिन्यूअस एक्सिस में नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? अगर फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट किया गया तो फर्स्ट ऑर्बिट का नाम क्या है? के ऑर्बिट, और उसका प्लेस ऑक्युपाई करने के लिए उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन आया सेकंड से, हम बोलेंगे के अल्फा। फर्स्ट ऑर्बिट का नॉकआउट किया गया, उसका प्लेस ऑक्युपाई करने थर्ड ऑर्बिट से आया के बीटा, सिमिलरली के गामा। तो के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज एक्सेट्रा, मतलब अगर सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन नॉकआउट किया गया तो क्या होगा? एल सीरीज। थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन नॉकआउट किया गया दैट विल बी व्हाट? एम सीरीज। और उसके इमीडिएट ऊपर से आएगा तो अल्फा, उसके और ऊपर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो बीटा, और उसके और ऊपर से आएगा गामा। इज दैट क्लियर? सो आप अकॉर्डिंगली किसी भी ट्रांजिशन के लिए आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट? ए की वैल्यू डाल सकते, अगर आपको एक्सरे का नाम पता है आप उससे ट्रांजिशन पता कर सकते हो कि क्या ट्रांजिशन होगा और ए की वैल्यू क्या होगी। और बी की वैल्यू के लिए, बी की वैल्यू में देखो, अगर मानो कि किसी एटम में आपका सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट किया गया तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 10 थे, 10 में से एक नॉकआउट किया गया। अब ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन आया फोर्थ ऑर्बिट से इसका प्लेस ऑक्युपाई करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन फोर्थ से आया, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में 8, थर्ड में 18, 18 + 10, 18 + 10 कितना हुआ? 28, बट एक नॉकआउट कर दिया गया था तो कितना हुआ? 27। मतलब फोर्थ ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अगर वो ये देखता है, इफ इट सीज द एंटायर इनर पार्ट एज ए न्यूक्लियस, तो इट विल ऑब्जर्व व्हाट द it will observe that the effective charge on the nucleus is what? Z minus 27। तो आपको B की वैल्यू निकालने के लिए ये नहीं देखना कि किस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट किया गया, बस ये देखना है किस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर जंप कर रहा है। थर्ड से जंप करेगा तो फर्स्ट और सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है 2 and 8 10, 10 में से एक नॉकआउट कर दिया गया तो इफेक्टिव चार्ज क्या होता है? Z माइनस 9। बी की वैल्यू क्या हो गई? 9। सेकेंड से जंप करेगा तो बी की वैल्यू क्या रहेगी? 1। इज दैट क्लियर? तो आपको बी की वैल्यू निकालना, ए की वैल्यू निकालना, और जो फ्रीक्वेंसी है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेस की, वो कूलिंग ट्यूब के वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द टारगेट मटेरियल, केवल टारगेट मटेरियल पे डिपेंड करेगी। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सेस इट विल बी ओनली फ्रॉम दिस पार्ट। देन सी, अब मैं यहाँ पे जो फर्दर आपका ले रहा हूँ एक पार्ट, दिस इज व्हाट, ये है आपका जो ड्यूअल नेचर से रिलेटेड है, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी आ जाता है और क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है। ड्यूअल नेचर में आपको लिखना है दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, एक फोटोन और एक दूसरा कुछ भी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। इनमें फर्क क्या है? इनमें से किसी का भी रेस्ट मास जीरो नहीं है और इसका रेस्ट मास जीरो होता है, इसका रेस्ट मास जीरो होगा, इनमें से किसी का भी रेस्ट मास जीरो नहीं, राइट? तो हम इसके मास को पता कैसे करते हैं? अगर आपको फोटोन की वेन में लैम्डा गिवन है तो मोमेंटम p विल बी इक्वल व्हाट? h ओवर लैम्डा। तो इसका मास क्या होगा? मास विल बी p अपॉन c, बिकॉज कोई भी फोटोन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा, ये इसका मास हुआ। इज दैट क्लियर? ये इसका मास हुआ, इसका रेस्ट मास नहीं होगा। फोटोन नेसेसरली शुड मूव, फोटोन रेस्ट पे नहीं होता है। तो फोटोन का अगर आपको मास निकालना है तो कैसे निकालोगे? लैम्डा से मोमेंटम p आएगा h ओवर लैम्डा, एंड मास m विल बी व्हाट? p बाई c।
जबकि इसका रेस्पॉन्स होता है और वो दिया जाएगा। तो अगर आपको दोनों की वेवलेंथ लैम्डा दे दी गई, इसकी एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे, पहले पी निकालो, पी इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा, और एनर्जी ई विल बी व्हाट, पी स्क्वायर अपॉन 2m, क्योंकि इसका मास एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे लैम्डा से एनर्जी कैसे निकालोगे, डायरेक्टली एच सी बाई लैम्डा, एक डिफरेंस है। फोटोन में एनर्जी आप ऐसे निकालोगे, और कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसमें कि रेस्ट मास जीरो नहीं होता है, रेस्ट मास जीरो नहीं होता है, उसकी एनर्जी आप इस तरीके से निकालो। इज दैट क्लियर? अब इसी में थोड़ा सा और स्टार्टिंग से कैसे कर देते हैं, जैसे मान के इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, बोले ई चार्ज हुआ, उस पर वी वोल्ट से एक्सेलरेट कराया गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई। अब जब एनर्जी आ गई तो आप इसका मोमेंटम पी निकाल सकते हो, पी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम इंटू के, और मोमेंटम से फिर आप वेवलेंथ लैम्डा निकाल सकते हो, एच ओवर पी, एच ओवर व्हाट पी। जबकि यहाँ पे फोटोन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाई अप्लाइंग द वोल्टेज, फोटोन को आप वोल्टेज से एक्सेलरेट नहीं करा सकते। फोटोन का कैलकुलेशन केवल इतना ही है बस। फोटोन में जो कैलकुलेशन है इट इज व्हाट, लैम्डा का पी से रिलेशन, या लैम्डा का एनर्जी से रिलेशन, या लैम्डा की जगह फ्रीक्वेंसी होगी तो उससे रिलेशन। तो ड्यूअल नेचर में जो क्वेश्चन होगा इन कैलकुलेशंस पे बेस्ड होगा। नौ से अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में है, एक तो इक्वेशन एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स। यहाँ पे ध्यान दो, दिस अ के मैक्स, मतलब जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कोई रेडिएशंस डाले जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में जब कोई रेडिएशंस डाले जाते हैं, तो उन रेडिएशन से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, उनमें से ये इक्वेशन सबकी एनर्जी नहीं देता है। ये इक्वेशन केवल उनकी एनर्जी देता है जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे यूज क्या किया, वर्क फंक्शन डब्ल्यू। यू नो वर्क फंक्शन डब्ल्यू इज व्हाट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू गेट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मेटल सरफेस। जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सरफेस से बाहर आते हैं, वो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड यू नो कंडक्शन बैंड में एनर्जी के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो कंडक्शन बैंड का जो टॉप मोस्ट लेवल का इलेक्ट्रॉन है, जब वो बाहर आएगा, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू गेट दैट इलेक्ट्रॉन आउट इज कॉल्ड व्हाट, वर्क फंक्शन। उसे बाहर लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इज दैट क्लियर? सो दैट मीन्स कि आपने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज नॉट वर्क फंक्शन, इट इज मोर देन दैट, बट यू डू नॉट नो दैट। तो जब अगर आपका फोटोन गया, जो डाला, वो इस इलेक्ट्रॉन से ट्रैप हुआ एंड दिस इलेक्ट्रॉन कम्स आउट, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, के मैक्स से कम होगी। सो जिसके लिए वर्क फंक्शन होता है, उसके लिए एनर्जी जो होती है दैट इज के मैक्स, एंड देयर आर नंबर ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कम आउट, जिनकी एनर्जी के मैक्स से कम होगी, किसी की जीरो भी हो सकती है। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बिल्कुल नीचे है, इसे बाहर निकालने के लिए जो टोटल एनर्जी चाहिए वो एच न्यू के इक्वल चाहिए, सीधे एच न्यू के इक्वल, तो उसका के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दिस इंपॉर्टेंट, यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उनकी एनर्जी कितनी होगी, के मैक्स के इक्वल या कम, और जीरो से इक्वल या ज्यादा। ये उसकी पूरी रेंज ऑफ एनर्जी होती है, फर्स्ट थिंग। और डब्ल्यू जो है, अगर आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डाली, देयर इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वो एग्जैक्टली टॉप मोस्ट लेवल के इलेक्ट्रॉन को ही बाहर ला पा रही है, वो केवल इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर ला पाएगी, डब्ल्यू के इक्वल होगा, के मैक्स इज जीरो। अगर के मैक्स जीरो है तो और तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा नहीं, सो दिस कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर? नाउ सी, अब जब ये के मैक्स कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आया, तो अगर आपने सामने वाले इलेक्ट्रोड पे कुछ नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास आने से रोकेगा। तो इसी को हम लिख देते हैं एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ई इंटू वी एस। अब ई का चार्ज, इलेक्ट्रॉन है ये, चार्ज में पॉजिटिव साइन ही लोगे, और वी एस में पॉजिटिव साइन लोगे, जबकि वी एस निगेटिव होता है, तो अगर ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव, इस तरीके से कैलकुलेशन में करना होगा वी एस। सो वी एस इज वॉट, अगर आपने मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को एक नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया, उससे मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रोड के पास नहीं पहुंचा, तो कम एनर्जी वाले तो ऑब्वियसली नहीं पहुंचेंगे। सो जब आप सामने वाले इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हो और स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल पोटेंशियल अप्लाई करते हो, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां पे इलेक्ट्रोड पे नहीं पहुंच पाता है, और फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। सो नाउ सी, जो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में बोलूं, सबसे पहली चीज की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ही फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट स्टार्ट होगा, उसके नीचे की फ्रीक्वेंसी में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। आप इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा कर दो, बट फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। देयर कुड बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इट, राइट? देन सी नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर है और आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी मींस मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स आर बीइंग इंसिडेंट, ठीक है ना? जब आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं करते हो, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, दैट मींस कि हर एक फोटॉन की एनर्जी सेम है, बट इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाले गए, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है जनरली, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और फोटोइलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगी। सो करंट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन होगी, प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, और अगर आप इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हो और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो, तो के मैक्स इंक्रीज होगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा, बट इस केस में फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज नहीं होगी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर इंक्रीज नहीं होगा, राइट? तो क्वेश्चंस या तो इसके कैलकुलेशन से बेस्ड होते हैं, जैसे बोला गया कि फ्रीक्वेंसी न्यू थी, के मैक्स वैल्यू के वन थी, फ्रीक्वेंसी 2 न्यू कर दी गई, अब के मैक्स क्या होगा, के वन से दो गुना, दोगुने से ज्यादा, दोगुने से कम। आप देखो, जब आप ये वाला टर्म दोगुना कर दोगे, ये टर्म तो 2 टाइम्स नहीं किया, तो ये टर्म क्या रहेगा, 2 टाइम से भी ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। जैसे ये है 2, 2 इक्वल टू 1 प्लस 1, आपने इसे कर दिया 4, अब ये 1 ही रहा, तो 4 इक्वल टू 1 प्लस 3, ये क्या हुआ, 2 टाइम से ज्यादा हो गया। पहले 1 था, 1 का 2 टाइम्स होता 2, पर ये उससे भी ज्यादा हो गया। तो जब आप डबल कर दोगे, ट्रिपल कर दोगे, तो के मैक्स वैल्यू डबल ट्रिपल ना हो करके डबल से ज्यादा, ट्रिपल से ज्यादा, इस तरीके से वेरी करेगी। अब इसी चीजों को वो लोग कई बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक करंट और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल V। तो ये ग्राफ ऐसे आया, इसमें ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल VS1 और ये इंटेंसिटी I, फ्रीक्वेंसी न्यू, इंटेंसिटी इज I, फ्रीक्वेंसी इज न्यू, तो ये सैचुरेशन फोटोइलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब वो लोग बोलेंगे कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी और इंटेंसिटी सेम रखी, तो ग्राफ ये आएगा, दिस इज फॉर न्यू टू I1, न्यू टू, राइट? फ्रीक्वेंसी आपने इंक्रीज कर दी और इंटेंसिटी I1 ही है, सो फोटोइलेक्ट्रिक करंट की सैचुरेटिंग वैल्यू विल बी सेम, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। लेकिन अगर आपने इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी और फ्रीक्वेंसी सेम रखी, तो ग्राफ ये होगा, दिस न्यू वन एंड इंटेंसिटी I2 एंड I2 इज ग्रेटर देन I1, यहाँ पे न्यू टू इज ग्रेटर देन न्यू वन। यूजुअली इस तरीके की एनालिसिस पे बेस्ड, या तो क्वेश्चन इस एनालिसिस पे बेस्ड होता है, या फिर आपने क्या कि एच न्यू इज इक्वल टू W plus EVS, so this is W plus K max is equal to H new, so that means कि K max is equal to H new minus W। इसका ग्राफ प्लॉट किया तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया, K max और न्यू के बीच का ग्राफ ये आया। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, H। तो कई बार स्लोप से H पूछ लेंगे, जैसे दो डिफरेंट मेटल्स के लिए ग्राफ होता, तो दो डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट क्या होता, वर्क फंक्शन, यानी कि ग्राफ में स्लोप तो कांस्टेंट आता, क्योंकि स्लोप इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट H, तो उनके लिए ग्राफ क्या होता, दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उसके लिए यहाँ पे, और जिसका वर्क फंक्शन कम उसके लिए यहाँ पे, बट स्लोप विल बी व्हाट, कांस्टेंट। ये रो फ्रीक्वेंसी दिस व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मींस न्यू नॉट, क्योंकि जब ये न्यू नॉट तो के मैक्स क्या आ जाएगा, 0, बिकॉज H न्यू नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट, W। इज दैट क्लियर? सो जो क्वेश्चन होगा, अब इसी में अगर के मैक्स नहीं होता EVS, तो लोग VS इज इक्वल टू H बाई E इंटू न्यू माइनस W बाई E। अगर ग्राफ न्यू और VS के बीच का ग्राफ, यहाँ पे VS और यहाँ पे न्यू, तो ग्राफ का स्लोप अब H बाई E की वैल्यू देगा, और इंटरसेप्ट विल बी व्हाट, नॉट W, इट विल बी W बाई E, इट विल बी व्हाट, W बाई E। सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो क्वेश्चन होगा, इट विल बी बेस्ड अपॉन दिस, राइट? अब स्टूडेंट्स, इस सेशन को मैं अभी यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ, मैं अभी आपको 5 मिनट में मैसेज डालता हूँ कि वेदर आई एम स्टार्टिंग अगेन ए सेशन ऑफ 30 मिनट्स और नॉट, तो अभी आपको मैसेज आ जाएगा।